Okay, welcome everyone. So today we are going to discuss. I'm going to discuss the civil engineering question of BPSC AE, BPSC AE पेपर 4, पेपर 4। तो पेपर 4 का जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे क्या है, और उसमें यदि आपको किसी को भी कुछ डाउट हो फाइनल सॉल्यूशन में तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे दो फोर्सेस दिख रहा है आपको, F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, द रिजल्टेंट आर जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो आर है। ठीक है, कैन बी लोकेटेड बाय द रिलेशन। तो आर कितना डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, वो किस रिलेशन से निकालते हैं। तो सपोज ये आर रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के अबाउट यदि अपन नेट मोमेंट निकाले, नेट मोमेंट अबाउट रिजल्टेंट, तो दैट मस्ट बी जीरो, वो जीरो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मोमेंट यदि रिजल्टेंट के अबाउट निकालोगे तो क्या करोगे, F1 मल्टीप्लाई बाय D1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दे दिया आपको क्लॉकवाइज, एंड माइनस ऑफ F2 इंटू D2, ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस लिखे, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको पता चला गया F1 D1 इक्वल टू F2 D2। ठीक है, तो दिस रिलेशनशिप मस्ट बी सेटिस्फाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आपका इक्विपमेंट से क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स can be used for the construction work like to clear the site of work। मतलब जो वर्क साइट है उसको क्लियर करने के लिए या लेवल करने के लिए, टू मेक द लैंड लेवल करने के लिए कौन सा इसमें से जो है हम यूज करते हैं इक्विपमेंट्स। तो जो बुलडोजर है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बुलडोजर का यूज किया जाता है टू लेवल द वर्क साइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय। जो थियोडोलाइट है, सर्वेइंग में जब हम थियोडोलाइट का यूज करते हैं तो उसका जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम यदि बोले कि जो उसका साइज है तो उसमें उसको किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप के ऊपर साइज ऑफ द थियोडोलाइट डिपेंड करेगा, या फिर द डायमीटर ऑफ द वर्टिकल सर्कल, या फिर डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट सर्कल, डायमीटर ऑफ द अपर प्लेट सर्कल। तो जो साइज हम जनरली थियोडोलाइट का बोलते हैं वो डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट सर्कल के ऊपर। लोअर प्लेट जो है उसका जो डायमीटर जितना होगा उसके हिसाब से हम थियोडोलाइट का साइज हम बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, रिपीटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो रिपीटेबिलिटी मतलब इंस्ट्रूमेंट में यदि हम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे, रिपीटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिक्स्ड इनपुट दे रहे हैं, तो रिपीटेबिलिटी यदि सेम चीज मिल रहा है तो उसमें उससे क्या पता चलता है, हमें एक्यूरेसी पता चलता है। क्या, एक्यूरेसी। ओके, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपका इलेक्ट्रिकल का है। बेसिक यूनिट इन एंगुलर मेजरमेंट। जब हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं, तो बेसिक यूनिट हम क्या लेते हैं। तो बेसिक यूनिट जो है एंगुलर मेजरमेंट के लिए या तो रेडियन में लेते हैं या फिर डिग्री में लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ देख लीजिए, तो रेडियन वाला तो है नहीं, तो डिग्री जो है इसका बेसिक यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट जो है आपको मोर सर्कल क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, मोर सर्कल कंस्ट्रक्शन, मोर सर्कल जो बनाते हैं इज वैलिड फॉर बोथ स्ट्रेस एज वेल एज एरिया मोमेंट। मतलब स्ट्रेस के लिए और एरिया मोमेंट के लिए, दोनों के लिए मोर सर्कल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है ऐसा क्यों। ठीक है, इनर्जी।
तो एरिया मोमेंट मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही एरिया मोमेंट भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप पढ़े होंगे कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम एरिया मोमेंट बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर स्ट्रेस, दोनों को हम मोर सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? जैसे स्ट्रेस है, तो आपको पता है जो स्ट्रेस को हम यदि बोले तो या तो हम सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ एक्स वाई, यदि 2D प्लेन वाले के लिए बात करें हम, ठीक है। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यदि बात करें हम, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दोनों जो क्वांटिटी है, स्ट्रेस हो या फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, दोनों को डिफाइन करने के लिए दो नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। कैसे? समझिए, सपोज मैं बोल रहा हूं जो स्ट्रेस है वो 10 एमपीए है, ये एक बॉडी है जिसपे स्ट्रेस जो है 10 एमपीए का लग रहा है, ओके। अब आपका क्वेश्चन होगा जो 10 एमपीए किस कहां पे लग रहा है, मतलब 10 एमपीए जो स्ट्रेस है वो किस फेस पे लग रहा है इस बॉडी का। तो उसके मतलब आप अपने को फेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मैं बोला जो इसके जो है इस बॉडी के एक्स फेस पे 10 एमपीए लग रहा है, मतलब इस वाले फेस पे, एक्स फेस पे इस पे 10 एमपीए लग रहा है। किस फेस पे? एक्स। अब फिर भी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि एक्स फेस पे आपका दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या क्या? एक नॉर्मल और एक शियर। हमको ये चीज तो पता चल गया जो एक्स फेस पे लग रहा है, बट अपने को ये नहीं पता चल रहा जो ये नॉर्मल स्ट्रेस है कि शियर स्ट्रेस है। तो अगला क्वेश्चन हम पूछा, अच्छा बताइए ये जो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो 10 एमपी है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप सपोज करें तो हमने आंसर दिया जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब ये अंडरस्टूड हो गया जो हम इस नॉर्मल स्ट्रेस का बात कर रहे हैं, किसका? इसका। ये है 10 एमपीए। तो मतलब यदि हम कोई भी स्ट्रेस है तो उसको परफेक्टली डिफाइन करने के लिए हमको दो यूनिट वेक्टर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फेस एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसको हम सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए सिग्मा एक्स एक्स, एक्स फेस एक्स डायरेक्शन, वाई फेस वाई डायरेक्शन, एक्स फेस वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो टू नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर का जरूरत पड़ता है जिसको हम सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसको जो है हम मोहर सर्कल पे रिप्रेजेंट करते हैं। पता ही होगा स्ट्रेस को हम मोहर सर्कल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हमको दो नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर का जरूरत पड़ता है, ठीक है, उसको परफेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि दोनों जो है सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है, इसलिए जो है स्ट्रेस एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को हम मोर सर्कल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो एक अच्छे से इसको समझते हैं क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ए सॉलिड स्टील शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट है जिसका डायमीटर कितना है? 100 मिलीमीटर। तो एक सॉलिड शाफ्ट बनाते हैं, ये हो गया आपका सॉलिड शाफ्ट है, इसका डायमीटर है 100 मिलीमीटर, सॉलिड शाफ्ट, ओके। एंड जो लेंथ है वो 1 मीटर है, इसका लेंथ कितना है? 1 मीटर, ठीक है। बोल रहा है इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट, इस शाफ्ट पे एक ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई हुआ, दैट मींस टॉर्क अप्लाई हुआ, कितना का? इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, टी टॉर्क लग रहा है, ठीक है।
यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट, दिस शाफ्ट इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ए होलो शाफ्ट। अब बोल रहे हैं ये जो सॉलिड शाफ्ट है इसको हम रिप्लेस कर दिए किससे? होलो शाफ्ट से। होलो शाफ्ट से हैविंग द आउटर एंड इनर डायमीटर 150 मिलीमीटर। जो होलो शाफ्ट बनाने जा रहे हैं उसका आउटर एंड इनर डायमीटर, ये है होलो शाफ्ट, ठीक है। देखिए बीच में होलो है, खाली है, ठीक है। इसका जो आउटर डायमीटर है आपका, इसका जो आउटर डायमीटर है वो 100 है, सॉलिड के बराबर है आउटर डायमीटर। जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर वो है 50 मिलीमीटर। मतलब आउटर डायमीटर कितना है आपको? 100 मिलीमीटर। इनर डायमीटर है आपका 50 मिलीमीटर, ठीक है। कोई इशू नहीं है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। इफ द maximum shear stress induced in both the shaft is same। बोल रहा है जो दोनों शाफ्ट है उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो सेम डेवलप हो रहा है। सपोज करिए इसमें जो है टॉर्क इसमें लग रहा है, कितना लग रहा है? T1। जैसे यहाँ पे टॉर्क T लग रहा था, यहाँ पे टॉर्क लेटस एज्यूम कर लिया, यहाँ पे कितना लग रहा है? T1। तो दोनों में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सॉलिड और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होलो, दोनों बोल रहा है सेम है, बोथ द शाफ्ट इज सेम, ठीक है। दैट मींस टॉ मैक्स सॉलिड इक्वल टू टॉ मैक्स होलो। यहां तक क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब बोल रहा है द ट्विस्टिंग मोमेंट टी ट्रांसमिटेड बाय द होलो शाफ्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड। मतलब ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेम होने के लिए जो टॉर्क टी था सॉलिड में उसको कितना कम करना पड़ेगा? जो टॉर्क टी था उसको कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए जो टॉर्सन का फॉर्मूला होता है, टॉर्सन का, टॉमैक्स डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब अपने पास सॉलिड शाफ्ट है एंड हॉलो है, ठीक है। इसका जो है डायमीटर जो है 100 मिलीमीटर है, इसका जो है आउटर डायमीटर 100 है एंड इनर डायमीटर आपका 50 मिलीमीटर है, ठीक है। नाउ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का क्या हो जाएगा? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई d4 बाय 32। डी का आपका है 100 पाई d4 बाय 32। हॉलो का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? पाई ऑफ d04 माइनस di4 बाय 32। 104 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 32। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकाल लिए, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस निकालते, टॉप मैक्स सॉलिड के लिए T डिवाइडेड बाय आईपी का क्या है? पाई इंटू 100⁴ इंटू 32, और ये R ऊपर चला जाएगा तो R क्या हो जाएगा? d/2, है कि नहीं? तो ये हो गया T इंटू 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई 100⁴। ये हो गया आपका टॉमैक्स जो है सॉलिड का, ओके। उसी तरह से टॉमैक्स जो है होलो का कितना आएगा?
टॉमेक्स ऑफ होलो इक्वल टू, यहां से हम t का वैल्यू कितना, होलो में हमने t1 लगाया, t इक्वल टू t1, ओके, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा आईपी इसका कितना है, पाई 100⁴ माइनस 50⁴ 32, और जो r हो जाएगा, r क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d0/2, करेक्ट, ठीक है। अब बोल रहा है ये दोनों जो है टॉमेक्स ऑफ सॉलिड इक्वल टू टॉमेक्स ऑफ होलो, एज पर द क्वेश्चन में यही बोल रहा है, तो दोनों को इक्वेट मार देते हैं, ठीक। t इंटू 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई 100⁴, ओके। टॉमेक्स ऑफ होलो क्या है आपका, देख लीजिए यहां से, t1 इंटू 32 इंटू डी नोट है आपका 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई 100⁴ माइनस 50⁴। इसको यदि कुछ टर्म इसमें से कैंसल आउट हो जाएगा, करेक्ट, देखिए 32 32 100 100 2 पाई 2 पाई, तो ये आ गया t इक्वल टू t1 100⁴ डिवाइडेड बाय 100 माइनस 54, इसको रिवर्स कर लिया जाए, t1 इक्वल टू t 100⁴ माइनस 50⁴ डिवाइडेड बाय 100⁴, ठीक है। तो इसको रीअरेंज यदि करें तो t 1 माइनस 1/2⁴, तो ये आ जाएगा आपका 15t/, क्या आ जाएगा 15t/16, 15t/16, मतलब जो आपका टॉर्क लगेगा होलो शाफ्ट में कितना टॉर्क लगेगा, 15 टाइम्स ऑफ सॉलिड शाफ्ट में जो टॉर्क लग रहा है डिवाइडेड बाय 16, इतना इतना यदि आपका होलो शाफ्ट में टॉर्क लगेगा तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सॉलिड में एंड होलो में सेम होगा। बट क्वेश्चन में T1 नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है जो ये सॉलिड शाफ्ट में जो टॉर्क लग रहा है उससे ये कितना कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो पूछा है, क्वेश्चन जो पूछा आपसे वो पूछा है T1 T माइनस T1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो T का वैल्यू आपका T है, T1 आपका आ गया 15t/16, तो ये आ गया आपका t/16। तो इतना से जो है जो भी सॉलिड शाफ्ट पे आपका टॉर्क लग रहा है उसको कितना कम करना पड़ेगा, t/16 यदि कम कर दे तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो सेम हो जाएगा सॉलिड एंड होलो में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, t/16, t/16 जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा ये क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मांगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है आपका थ्योरी ऑफ फेल्योर से है, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए शाफ्ट ड्यू टू बेंडिंग एंड टॉर्सन लोड 80 MPa एंड 30 MPa रिस्पेक्टिवली। एक शाफ्ट है आपका, ठीक है, इसके ऊपर जब बेंडिंग लग रहा है, जब बेंडिंग लगता है तो आपका क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो कितना का बोल रहा है, 80 MPa का। और जब इस पे टॉर्सन लग रहा है मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो क्या डेवलप होता है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस वो कितना का, 30 का, कितना है 30 MPa, ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब बोल रहा है द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, ये जो शाफ्ट जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा वाई वो है आपका 280 दिया हुआ है, 280 MPa, करेक्ट।
अब जो थ्योरी ऑफ फेल्योर में कौन सा थ्योरी यूज करना है, यूजिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। क्या यूज करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम कूलम्स थ्योरी भी बोलते हैं, कूलम्स थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलता है, ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है कोई भी मटेरियल पे, जैसे ये शाफ्ट है तो शाफ्ट में जो भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा दैट शुड बी इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2 इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अभी यहां पे निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है, फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ही नॉर्मल स्ट्रेस है 80, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 30 होल स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 एमपीए। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ पे कितना आ रहा है, 50 एमपीए। ओके, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है यहाँ पे पुट करते हैं 50 एमपीए, दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, 280 डिवाइडेड बाय 2 इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां से अपन जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाले हैं 280 बाई 2 इंटू 50, तो ये आ गया 2.8। कितना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 2.8। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या होगा, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2.8। ओके, तो ये इसमें आप इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें याद होना चाहिए, एक तो थ्योरी ऑफ फेल्योर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होता क्या है, उसके बाद जो है आपको टॉ मैक्स निकालने का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देन आफ्टर तभी जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉलम से है। अब कॉलम ऑफ लेंथ है एल, सपोज कीजिए एक कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम है जिसका लेंथ कितना है एल। ओके, वन एंड इज हिंज्ड, एक एंड जो है इसका क्या है, हिंज्ड है, क्या है, हिंज्ड है। ओके, एंड अदर एंड फिक्स्ड, दूसरा एंड जो है इसका फिक्स्ड है। ठीक है, वन एंड इज हिंज्ड एंड अदर इज फिक्स्ड, तो इसका इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, इसका इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगा एल बाय रूट ओवर 2। ठीक है, यहां तक। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में बोला, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज ए सर्कुलर, तो यहाँ पे मैं सर्कुलर बना दिया हूं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कॉलम है, इज ए सर्कल ऑफ डायमीटर डी, इसका जो डायमीटर है कितना है, डी डायमीटर है। ठीक है, पूछा द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज, स्लेंडरनेस रेशियो आपसे कैलकुलेट करवाना, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, जिसको हम लेमडा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है स्लेंडरनेस रेशियो, लेमडा इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, यही होता है स्लेंडरनेस रेशियो। ओके, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय स्लेंडरनेस रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ जो आर है, रेडियस ऑफ जाइरेशन आर, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डिवाइडेड बाय एरिया उसका कितना होगा। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई डी 4 बाय 64, और एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो इसको पुट कीजिए, आर का वैल्यू, रेडियस ऑफ जाइरेशन का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, पाई डी 4 बाय 64 पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे कैंसल करने के बाद ये आ जाएगा डी बाय 4। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन अपने को पता चल गया इस सर्कुलर कॉलम का कितना है, डी बाय
4। इफेक्टिव लेंथ पता है L/√2, रेडियस ऑफ जाइरेशन पता है D/4। इसमें √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए सिंप्लीफाई करने के लिए, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ जाएगा ये देखिए। तो ये हो गया आपका 4√2L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ D, या फिर आप बोल सकते हो 2√2L/D। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें से, तो बी आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, ये जो रूट है ओनली 2 तक ही होगा, L पे नहीं होगा। ठीक है, L पे ये रूट नहीं आना चाहिए, ओनली √2 ही होगा, तो दैट मीन्स 2√2, L जो है रूट के बाहर होगा। ठीक है, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, ये पूछा है जो कॉमन हाउस होल्ड ग्लास जो है, घर में जो ग्लास यूज किया जाता है कॉमनली, वो किस टाइप का होता है। तो कॉमन हाउस होल्ड ग्लास जो होता है वो अल्कली लाइम सिलिकेट होता है, ये याद रखना पड़ेगा, ये बिल्डिंग मटेरियल का है। अल्कली लाइम सिलिकेट जो है कॉमन हाउस होल्ड ग्लास होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्कली में जो सोडा होता है ये अल्कली होता है, अल्कली लाइम ग्लास। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल्स है, टिम्बर चैप्टर से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स गुड। स्पोर्ट्स गुड, ये आप समझ सकते हैं क्रिकेट का जो बैट होता है, बैट वो किस टिम्बर से बनता है, कौन सा टिम्बर से बनता है। ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स, तो जनरली जो है वो मलबरी से बनता है स्पोर्ट्स गुड। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और फ्रीक्वेंटली सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए सिविल का। हाँ, ये आपका जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से है। तो प्रोजेक्ट में क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखिए। इन वर्क्स मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है इज अप्लाइड टू डिटरमाइन, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थ्योरी किसके लिए अप्लाई किया जाता है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थ्योरी जो होता है कोई भी पर्सन का जो है बिहेवियरल एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, कॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ पर्सनल। ठीक है, चल नेक्स्ट है आपका पर्ट से क्वेश्चन है, सीपीएम पर्ट से। अ पर्ट नेटवर्क हैज 3 एक्टिविटीज। तो 3 एक्टिविटी यहां पे बना लेते हैं अपन। सपोज ये एक एक्टिविटी है ए, दूसरा एक्टिविटी है बी, तीसरा एक्टिविटी है सी। ठीक है, तो पर्ट नेटवर्क है, क्या है, पर्ट है, सीपीएम नहीं है, पर्ट है। पर्ट में जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो एक्सपेक्टेड होगा, दैट मींस पर्ट जो होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता। तो जो भी टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा वो एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द पर्ट नेटवर्क हैज 3 एक्टिविटी ऑन ए क्रिटिकल पाथ। ये जो 3 एक्टिविटी है ये आपका क्रिटिकल पाथ पे है। किस पे है, क्रिटिकल पाथ पे। ओके, विद द मीन टाइम 3, 8 और 6। जो इन तीनों का जो है मीन टाइम है, इसका है आपका मीन टाइम 3, इसका है मीन टाइम 8 एंड इसका है मीन टाइम 6। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, 2 एंड 3। जो एक्टिविटी ए है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 1, एक्टिविटी बी है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, और एक्टिविटी सी जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 3। ठीक है, तो ये जो है क्रिटिकल पाथ पे है। तो कोई भी कंप्लीशन टाइम हम जब निकालते हैं तो क्रिटिकल पाथ पे जो भी टाइम लगता है कंप्लीट करने के लिए वही आपका कंप्लीशन टाइम होता है जनरली। तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम यहां पे निकाल सकते हैं।
एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 + 8 + 6 17। तो 17 डेज जो है इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम आ रहा है। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम वो टाइम होता है जिस पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी 50% होता है। ठीक है, दैट मीन्स इस टाइम पे कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी होता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का, 50%। लिख लीजिए ये भी, जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है इस पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 50% होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा था प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 20 डेज। हमको पता है 17 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी है 50%, तो 20 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी तो 50 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, कॉमन सेंस। तो 20 डेज में हमारा अलॉट टाइम कितना हो गया, अलॉट टाइम 20 डेज आपको अलाउ कर दिया है। मतलब 17 डेज यदि अलाउ करता तो 50% प्रोबेबिलिटी होता कंप्लीट करने का, बट यहाँ पे आपको 20 डे अलाउ किया है, तो पूछा कितना प्रोबेबिलिटी अब होगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। तो कंप्लीट करने का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको पहले प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालना पड़ता है। क्या, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड हो जाता आपका अलॉट टाइम माइनस एक्सपेक्टेड टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन अ क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको एक्टिविटी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, बी का पता है, सी का पता है। तो टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन अ क्रिटिकल पाथ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो ये आ गया रूट ओवर 14। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहां से यदि निकाले तो टीएस का वैल्यू है 20 डेज अलॉट, एक्सपेक्टेड है 17 डिवाइडेड बाय ये आ गया आपका रूट ओवर 14। तो 20 माइनस 17 बाय रूट, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय रूट 14, तो ये करिएगा तो नियर टू 0.8 आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना आता है, 0.8। अब आपको कितना प्रोबेबिलिटी होगा वो जानने के लिए एक टेबल याद रखना पड़ेगा। क्या टेबल है, जेड वर्सेस प्रोबेबिलिटी। जैसे जेड यदि आपका 0 आएगा तो प्रोबेबिलिटी होता है 50%। 0 कब आएगा, जब आपका अलॉट टाइम एक्सपेक्टेड के बराबर हो गया, मतलब जो एक्सपेक्टेड है उतना ही टाइम आपको अलाउ किया, तो आपको पता है 50% प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, अब यदि 1 जेड का वैल्यू यदि 1 आता है तो ये आता है आपको 84.13%। जेड का वैल्यू जब आपका 2 आएगा तो ये आ जाता है 97.72%। जेड का वैल्यू जब आपका 2 आता है तो ये हो जाएगा आपका 97 पॉइंट, जस्ट वेट, 97.72%। जेड का वैल्यू यदि आपका 3 आ गया तो ये हो जाता 99.7%, 99.8%। ठीक है, बट अपना जेड का वैल्यू कितना आया है, अपना जो जेड का वैल्यू आया वो आया है 0.8। तो 0.8 जो है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 0.8, तो आपको प्रोबेबिलिटी यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक चीज तो पता चल रहा है, जो प्रोबेबिलिटी 50 से ज्यादा होगा और 84 से कम होगा। मतलब 50 से ज्यादा होगा तो 50 हो नहीं सकता, तो ये हट गया, और 84.13 से थोड़ा और कम होगा।
ठीक है, तो देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा। देखिए 0 पे है आपका 50 एंड 1 पे है कितना 84.13। दैट मीन्स जब 1 का चेंज हो रहा है तो इधर कितना का चेंज आ रहा है, 34.13 का चेंज आ रहा है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे 0.8 ले लिया जाए, कितना का चेंज हो गया, 0.8 का चेंज। तो 0.8 का चेंज होगा तो कितना होगा, 34.13 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 8 या 24, 4 2 8 8 10 0 1 8 चौके 32 से 33 3 8 या 24 3 27। ठीक है, तो 27.3 समथिंग आएगा, ये इसको लिख देते हैं 27.3 के आसपास आएगा यदि लीनियर हम करें तो यदि आप ऐड कीजिएगा तो कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 0.5 प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 50 प्लस 27.3 दैट मीन्स नियर टू 77.3। तो 77 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आप 84 मार के निकल सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0.84 जो है आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही है। डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन इज कैटेगराइज अंडर द हेड। जो मशीन यूज होता है, यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट में जो मशीन यूज हो रहा है वो ओवर द टाइम उसका जो एसेट का वैल्यू है वो डेप्रिसिएट होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है किस में आएगा, तो डेप्रिसिएशन जब होता है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसका वो टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो जो है डेप्रिसिएशन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए, तो इतना था आपका सिविल इंजीनियरिंग का। ओके, तो बाकी जो पोर्शन जो है, बाकी पोर्शन मैकेनिकल का है, वो मैकेनिकल वाले सर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।